हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी आपकी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। एक बार फिर अपनी 9 PM वाली डेली जीएस क्विज में मैं शिवम उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फटाफट जो है सेशन को जो है ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि जितने भी आपके मित्र हैं, भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, सब तक ये लिंक आपका जरूर पहुंच जाए। इस क्विज में कुल मिलाकर 40 प्रश्न शामिल किए गए हैं, जिनमें प्रत्येक सब्जेक्ट से प्रश्न रखे गए हैं। तो ये आपके प्रत्येक एग्जाम, जो भी वनडे एग्जाम्स हैं, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सीरीज होती है। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी उपागम, नमक कर के विरुद्ध या अगस्त कथन के विरुद्ध। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो क्यों सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी नमक कर के विरुद्ध। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं तो यह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए आंदोलनों में से एक था। लाहौर अधिवेशन 1929 में ये डिसाइड होता है कि अब पूर्ण स्वाधीनता की डिमांड करनी है। गांधी ने इसी मांग पर जोर देने के लिए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य भी रहे हैं, बहुत विशिष्ट उद्देश्य रहे हैं, जैसे नमक कानून का उल्लंघन करना, शिक्षा केंद्रों एवं उपाधियों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं के स्थान पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, इत्यादि इत्यादि। तो ये आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण था, ब्रिटिश ताबूत में एक कील साबित हुआ था यह आंदोलन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट स्तर का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी या विपक्ष का नेता। तो इनमें से वो कौन व्यक्ति है जिसकी जो पदवी है वो कैबिनेट स्तर के मंत्री की होती है? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो आपको बहुत ध्यान दे करके इसका आंसर करना है। तो गाइस, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, यानी विपक्ष का नेता। विपक्ष का नेता जो होता है उसको कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है, और विपक्ष का नेता भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक रूप सदन का आधिकारिक विपक्ष का नेतृत्व करता होता है। यदि विपक्ष के किसी दल को कुल सीटों का 10% नहीं है तो इस स्थिति में ना लोकसभा में और ना राज्यसभा में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं हो सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ग्वालियर, आगरा, दिल्ली या रंगून। तो आपको बताना है कि वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। तो ये तो आप सभी जानते होंगे। तो मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट था, और 1837 से लेकर के 57 तक इसका शासनकाल रहा। शासनकाल क्या रहा? बस कठपुतली की तरीके से ये रहा है। तो इसकी जब मृत्यु हुई थी तो ये रंगून निर्वासित था, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हुआ। 1857 की क्रांति पे अंग्रेज जब दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लेते हैं तो बहादुर शाह को गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया जाता है, और 1862 में इसकी मृत्यु रंगून में ही हो जाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 4, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी अवस्थित है। भूमध्य रेखा के उत्तर में, कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में या कर्क रेखा के दक्षिण में। तो राइट आंसर कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि जो आपकी प्रायद्वीपीय भारत का कन्याकुमारी है
तो वो कहाँ पर अवस्थित है? तो यदि कन्याकुमारी की हम लैटिट्यूड को देखते हैं तो लगभग 8 डिग्री 4 मिनट मानते हैं हम उसको, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। और आप जानते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा को हम 0 डिग्री लाइन कहते हैं। तो 0 डिग्री से जो 8 डिग्री है तो ये नॉर्दर्न पोल की तरफ है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये देखिए, ये हमारी थोड़ा सा प्यारी पृथ्वी हो गई, थोड़ा गोल नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और यहाँ पर बीच में आपकी आती है भूमध्य रेखा, बीच में क्या हो जाती है? भूमध्य रेखा, ठीक है। तो इसके नॉर्दर्न साइड में, इसके नॉर्दर्न साइड में हमारा क्या पाया जाता है? वो जो है 8 डिग्री है। तो 8 डिग्री 4 मिनट के लगभग कन्याकुमारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आप बात को समझ पा रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5, दालें किसका अच्छा स्रोत होती हैं? विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट का, वसा का, प्रोटीन का? तो उम्मीद है कि आप सारे स्टूडेंट इसका आंसर तो जानते ही होंगे कि जो दालें हैं वो किसका अच्छा स्रोत होती हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी यानी प्रोटीन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत होती हैं। प्रोटीन के अनेक लाभ हैं, जैसे मांसपेशियों को ताकत देना, हड्डियों को मजबूत बनाना, ऊतक की मरम्मत करना, प्रतिरक्षा प्रणाली का निर्माण करना। तो ये सारे के सारे प्रोटीन के काम हैं। दालों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रोटीन प्रदान करती हैं, जैसे दूध है, बादाम है, सोयाबीन है, दही है, पनीर है। ये सारी चीज़ें भी हमें क्या करती हैं? प्रोटीन प्रदान करती हैं। तो दालें जो हैं वो प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत होती हैं, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, 16 अगस्त को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? मुस्लिम लीग, ईसाई लीग, सिख लीग या हिंदू लीग? तो जो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था वो किसके द्वारा मनाया गया था? ये आपसे पूछा हुआ है। आई नो कि सारे लोग इसका सही जवाब जानते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मुस्लिम लीग। तो ये डे सेलिब्रेट किया गया था या मनाया गया था बेसिकली 16 अगस्त 1946 को। तो यहाँ पर जो पूर्वी बंगाल है उसका एक जिला था नोआखली। तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो बहुत सारे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए थे वो नोआखली सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था प्रत्यक्ष कार्यवाही से। तो इस कार्यवाही को हम सीधी कार्यवाही के नाम से भी जानते हैं। और बेसिकली इसका जो रिलेशन है वो पाकिस्तान की मांग को लेकर के मुस्लिम लीग द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मुस्लिम बहुल जिले में हिंदुओं का बहुत जो है व्यापक कत्लेआम हुआ था। तो ये राइट आंसर क्या हो जाता है इसका? ऑप्शन नंबर ए यानी मुस्लिम लीग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, निम्न में से किसे संविधान की आत्मा के रूप में स्वीकार किया गया है? राष्ट्रीय ध्वज, प्रस्तावना, मूल अधिकार या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत? जल्दी से राइट आंसर कब है बताएं कि संविधान की जो आत्मा है, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसे कहा गया है? सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न हो जाता है संविधान का, और आप इम्पॉर्टेंट भी है, पूछा भी जाता है डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जाम्स में, ये पूछा भी गया है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी यानी प्रस्तावना। राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी यानी प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और संविधान सभा द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। इसे प्रस्तुत किया था नेहरू जी ने, और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार भी कर लिया गया। प्रस्तावना में एक बार संशोधन भी हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो प्रस्तावना में जोड़े गए थे। वर्ष 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ था। तो ये जो है आपकी प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना इम्पॉर्टेंट है और उसे हम संविधान की आत्मा भी कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से
सबसे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व कौन सा है, यानी इलेक्ट्रोनिगेटिव पूछ रहा है, ऋण नहीं होगा, यहाँ पर ऐसे ऋण लिखा गया है। तो यहाँ पर पूछा है आपसे कि सर्वाधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व आपका कौन सा है। तो ये ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आपको बताना है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो एलिमेंट है वो कौन सा है। ऑक्सीजन, सोडियम, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन, ये चार चीज़ें दी हुई हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव है वो क्या है, आपका फ्लोरीन हो जाता है। और आप जानते हैं फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो 9 होता है। तो इसको बॉन्ड बनाने के लिए या अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इस वजह से ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव जो है ग्रुप में आता है। और जो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव तत्व हैं जो कि जो है रखे गए हैं, तो वो पीरियोडिक टेबल के 7वें समूह में रखे गए हैं। क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये ऐसे हैं। तो आपने देखा भी होगा क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ऐसा करके आपने बचपन में पढ़ा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? चुरू राजस्थान, माशिनराम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश या मंची सिक्किम। तो सवाल क्या है कि उच्चतम जो वार्षिक वर्षा है वो कहाँ पर दर्ज की गई है? उच्चतम वार्षिक वर्षा, तो जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है, जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं। जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पर आप मानसीराम मेघालय को देख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो जो मानसीराम मेघालय है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। औसतन लगभग 1221 सेंटीमीटर वर्षा जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर वर्ष भर आपको वर्षा देखने को मिलेगी, यानी लगभग वर्ष भर मानसीराम में जो है पानी बरसता रहता है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10, हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, केराटिन या कोलेजन। तो हमारे शरीर में जो है वो जो रुधिर है उसका परिवहन एक प्रोटीन द्वारा होता है। तो आपको बताना है इसका सही जवाब क्या है। आई नो कि आप सारे लोग इसका आंसर जानते हैं, फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दे कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो आप सब जानते हैं कि जो है ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से होता है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। हमारे रुधिर में ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हीमोग्लोबिन से होता है, और हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और लौह युक्त प्रोटीन है। यहाँ पर होता ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों से सांस के साथ बाहर करने का कार्य और ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने का कार्य, ये सारे काम जो हैं वो हीमोग्लोबिन है। और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन में जो है जो रक्त का रंग जो होता है इसी की वजह से रेड कलर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है आपका कि जो है शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। ये आपसे पूछा हुआ है कि जो शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण है उसके मूल पाठ हैं। तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करो कि इसका सही जवाब क्या होगा। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण के मूल पाठ कौन से हैं? शतपथ और तैतरीय के मूल पाठ कौन से हैं? तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करो कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब क्या होगा, फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दे जल्दी से भैया। सारे लोग राइट आंसर कमेंट करो कि इसका सही जवाब क्या होगा। सही जवाब क्या होगा, फटाफट राइट आंसर कमेंट कर दो। राइट आंसर कमेंट कर दो सारे लोग। मुझे पता है कि आप सबको राइट आंसर पता है, बस आप में से बहुत सारे लोग हैं जो टाइप नहीं करना चाहते, बस एक ही तो टाइप करना है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी यजुर्वेद। शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का एक ब्राह्मण मूल पाठ है
और इसके जो ऋषि हैं वो याज्ञवल्क हो जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। सतपथ ब्राह्मण में बहुत सारी कथाओं का भी वर्णन है, जैसे जल प्लावन की कथा, पुनर्जन्म का सिद्धांत, और अश्विनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषि को यौन दान देने का भी जो वर्णन है वो यहाँ पर मिलता है आपको। तो जो है ये इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 12। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा घटना कब घटी? ये तो बताना ही नहीं है, ये तो आपको रटा होगा, ये तो बताना ही नहीं है, सबको रटा है ये। 5 फरवरी 1922, 3 मार्च 1922, 5 मई 1922, और या इनमें से कोई नहीं। तो जो चौरी चौरा घटना है वो कब हुई थी? तो आप सबको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी 5 फरवरी 1922। चौरी चौरा आपका गोरखपुर में स्थित है। यहाँ पर हुआ ये था कि भीड़ ने पुलिस थाने को, पुलिस स्टेशन को जला दिया था, लगभग 22-23 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो असहयोग आंदोलन इसके बाद गांधी जी ने स्थगित कर दिया। तो ये घटना हो रही है 5 फरवरी को, और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 12 फरवरी 1922 को क्या किया, स्थगित कर दिया। कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे जो इस बात से बहुत नाराज भी थे कि गांधी जी ऐसा कर रहे हैं, जबकि असहयोग आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, लेकिन फिर भी गांधी जी हैं तो उन्होंने रद्द किया तो रद्द हो गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। निम्न में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नरसिम्हन समिति, राघवन समिति, स्वर्ण सिंह समिति या मल्होत्रा समिति? तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि कौन सी समिति थी जिसने मूल कर्तव्यों को जो है वो संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्ण सिंह समिति। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वर्ण सिंह समिति। इन द 1976, 42वें जो है आपका 1976 में जो है ये बताते हैं कि इसको करना क्या चाहिए कि मूल कर्तव्यों को जोड़ना चाहिए। तो 1976 में आपका क्या होते हैं कि संविधान में मूल कर्तव्य क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। तो भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया, और शुरुआत में 8 मूल कर्तव्यों की सिफारिश की गई थी, ठीक है, 8, और बाद में लेकिन 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। 2 स्वयं संसद ने जोड़े थे, 8 स्वर्ण सिंह ने कहा, 2 संसद ने जोड़ दिए, तो 10 हो गए। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया मूल कर्तव्य शामिल किया गया। तो वर्तमान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी हो जाती है, 11। तो स्वर्ण सिंह ने कहा 8, संविधान ने जोड़ा 10, मतलब संसद ने जोड़ा 10, एक बाद में जुड़ा, कुल हो गया 11, कुल हो गया 11। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो जो 14वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है, लोकसभा चुनाव उम्मीदवार बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 18 वर्ष, 20 वर्ष या 50 वर्ष? कितनी होनी चाहिए आपकी न्यूनतम आयु सीमा यदि आप लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं? तो इस प्रश्न का बहुत ही आसान आंसर है, आप सभी जानते होंगे। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी यदि आप 25 साल के हैं, यदि आप 25 साल के हैं तो फिर आप लोकसभा चुनाव क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए? आपकी एज होनी चाहिए 25 ईयर। कितनी? 25 साल, 25 साल के होने चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, प्लस नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? कंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, इंद्र द्वितीय या इनमें से कोई नहीं? राष्ट्रकूट वंश की बात है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो विशेषता उसकी जो स्थापना है वो की थी दंती दुर्ग ने, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जब आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जो राष्ट्रकूट वंश था इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई थी। 8वीं सदी में ये दंती दुर्ग द्वारा स्थापित वंश था। देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सेन वंश की स्थापना किसने की थी? बल्लाल सेन, हेमंत सेन, विजय सेन या
सूरसेन। तो सेन वंश जो है, जो कि बंगाल के क्षेत्र का एक राजवंश था, इसकी स्थापना किसने की थी? आपने सेन वंश का नाम सुना होगा बंगाल के क्षेत्र में, तो इसकी स्थापना की थी हेमंत सेन ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर हो जाता है आपका 17। कृष्ण प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा था, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ठीक है, कौन सा ऐसा स्थापत्य है जो कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया है? एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है एलोरा के शिव मंदिर, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, या इनमें से कोई नहीं। तो जो कृष्ण प्रथम द्वारा बनवाया गया था वो था आपका एलोरा का शिव मंदिर। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एलोरा का शिव मंदिर जो है वो कृष्ण प्रथम, जो कि राष्ट्रकूट वंश का राजा था और जिसकी स्थापना, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंतदुर्ग देव के द्वारा की गई थी, तो उसके द्वारा जो है एलोरा का शिव मंदिर बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? वल्लभी काल, गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, या इनमें से कोई नहीं। जो वल्लभी काल है तो वो किसके समान था? गुप्त काल के, कुषाण काल के, मौर्य काल के, और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? गुप्त काल। तो जो वल्लभी काल था वो गुप्त काल के ही समकालीन था, ध्यान रखना है। गुप्त काल को जो है स्वर्ण मुद्राओं के लिए जाना जाता है, जबकि कुषाण को सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राओं को चलाने हेतु जाना जाता है। ठीक है, तो सबसे परिष्कृत जो स्वर्ण के सिक्के थे, एकदम फिनिश्ड जो है गोल्ड कॉइन थे, वो कुषाणों के समय में ही आए थे, और सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के कुषाणों के द्वारा ही चलाए गए थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त काल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 हो जाता है आपका, भारत की रुई अन्य रुइयों से सफेद है, यह विचार किसका था? अलेक्जेंडर, मेगास्थनीज, हीरोडोटस, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है आपको बताना, बेसिकली ये जो वर्णन है वो मौर्य साम्राज्य के बारे में किया गया था। अब आपको गेस लग गया होगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। भारत की रुई अन्य रुइयों से सफ़ेद है, ऐसा जो है किसने कहा था? तो बेसिकली ये मौर्य साम्राज्य के बारे में कहा गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के बारे में ये है कि ये सेल्यूकस का जो है राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया गया था, और इसकी एक फेमस पुस्तक थी, उसका नाम क्या था? इंडिका। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। मौर्य साम्राज्य के बारे में कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, और प्लिनी की किताब से, और साथ ही साथ मेगास्थनीज की इंडिका से, इन तीनों किताबों से मौर्य साम्राज्य के बारे में एक विस्तृत जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अशोक के अभिलेख तो हैं ही हैं, अशोक के अभिलेख है, स्तंभ लेख हैं, गुहा लेख हैं, उनसे भी जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगास्थनीज। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 20। गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? दीनार, ड्रम, रूपक, या सुवर्ण? चार आपको सिक्के दिए हुए हैं, दीनार है, ड्रम है, रूपक है, सुवर्ण है। तो सही विकल्प चुनना है कि कौन कौन से सिक्के जो हैं वो गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए थे। तो आपको मैंने ये पहले भी बताया हुआ है, आपको मैंने पहले बताया हुआ है कि जो आपके क्या है कि गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाता है? वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 और 4। यदि आपने कल की वीडियो सीरीज बेहतर तरीके से देखी है तो मैंने उसमें ये क्वेश्चन कवर किया हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? दीनार और सुवर्ण जो है ये गुप्त शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 21 हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 21। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है, 7 नंबर पर आ गया है। देख लेते हैं, फिलहाल इसको आप ऐसे ही समझिए।
कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे? सोने के, चांदी के, तांबे के, उपर्युक्त सभी। कुषाणों ने किसके सिक्के चलाए थे ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं, मैंने अभी बताया कि जो कुषाण हैं सर्वाधिक सिक्के उन्होंने सोने के चलाए थे और सर्वाधिक परिष्कृत सिक्के चलाए थे, लेकिन उनके द्वारा चांदी और तांबे के सिक्के भी चलवाए गए थे। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपर्युक्त सभी। ये क्वेश्चन मिसप्रिंटेड है, बीच में आ गया है, कोई बात नहीं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अशोक, बृहदत्त, संप्रति, इनमें से कोई नहीं। बहुत फेमस क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ये 20 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है विभिन्न प्रकार के, कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था। तो फटाफट जो है राइट आंसर बताएं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बृहद्रथ। ठीक है, अच्छा, बृहद्रथ वही था जिसको मारा पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग ने इसको मार करके एक नए राज्य शुंग वंश की स्थापना की थी, जो कि एक ब्राह्मण वंश था बेसिकली। तो जो पुष्यमित्र था वो ब्राह्मण था और उसने शुंग वंश की स्थापना की थी अंतरिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ को मार करके। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, यानी बृहद्रथ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 22। अभिधम्म में कथा वस्तु के नाम बारे में किसने लिखा हुआ है? अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा हुआ है ये आपको बताना है। तो बेसिकली आप जानते हैं कि जो अभिधम्म है वो मौर्यों बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, अभिधम्म पिटक बोलते हैं। तो यहाँ पर 3 पिटक आपको दिखाई देते हैं, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुप्त पिटक। तो यहाँ पर अभिधम्म में कथा वस्तु के बारे में किसने लिखा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मोगलीपुत्र तिष्य। तो मोगलीपुत्र तिष्य जो है, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है बौद्ध संगीति का भी आयोजन किया गया है और बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान, बहुत बड़े विद्वान थे मोगलीपुत्र तिष्य जी। अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक का एक लड़का था महेंद्र जो है उसको इन्होंने शिक्षा भी दी थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मोगलीपुत्र तिष्य। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 23। किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? सौत्रामणि, राजसूय, पुत्रेष्ठ या अश्वमेध? तो नाम से ही कंफर्म हो जा रहा है कि किसमें सूरा का प्रयोग कर रहे होंगे। तो हम सूरा का प्रयोग करते थे सौत्रामणि में। कहाँ पर? सौत्रामणि, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहाँ पर? सौत्रामणि यज्ञ में हम सूरा का प्रयोग करते थे बेसिकली वैदिक काल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कालू नहीं, लागू हुआ 1981, 1986, 1995 या 2000। तो पूछा हुआ है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें। इसका तो आंसर सबको पता होगा कि पर्यावरण संरक्षण यानी द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट भारत में कब लागू हुआ है? तो 1986 को। कब? 1986। तो देन राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 25। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल दिल्ली में स्थित है। तो इसका जो है स्थापना सरकार द्वारा कब की गई? 2008, 2009, 2010 या 2011? एनजीटी की स्थापना कब की गई है? तो जल्दी से राइट आंसर बताएं। तो एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। कब की गई? 2010 में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जो जस्टिस होते हैं एनजीटी के हेड होते हैं। मुख्य कार्य है पर्यावरण संरक्षण, वन एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। ये एनजीटी का क्या हो जाता है? मुख्य कार्य हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इको मार्क आप सबने सुन रखा होगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध हो, प्रोटीन से समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो या आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो।
इको मार्क, इसके बारे में मुझे लगता है कि आप सभी ने सुन रखा होगा, सुन जरूर रखा होगा इको मार्क के बारे में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बताना है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं, तो उनको जो है इको मार्क प्रदान किया जाता है। देन द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 27, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? नॉट केबी, कब, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो 21 मार्च, 5 जून, 23 सितंबर या 25 मई। तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताओ भैया। तो इसका आंसर तो पता होगा, तो इसमें कोई डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत ही नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 5 जून, सबको पता होगा 5 जून। ठीक है, तो 5 जून को क्या मनाया गया? विश्व पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात पता होगी। ठीक है, तो ये राइट आंसर हो जाता है 5 जून। अच्छा, इसकी थीम जो रही थी इसकी बार वो रही थी रिक्रिएट रीस्टोर। ठीक है, रिक्रिएट रीस्टोर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसका जो थीम रही थी वो रिक्रिएट एंड रीस्टोर रही थी। ठीक है, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 28, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935, 1 जुलाई 1935, 1 अप्रैल 1936 या 1 जुलाई 1934। आरबीआई की स्थापना, तो आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक, तो इसकी स्थापना है कब की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1 अप्रैल 1935। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत समिति है हिल्टन यंग समिति। तो हिल्टन यंग समिति की सिफारिश के आधार पर आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को जो है वो आरबीआई की स्थापना होती है। प्रारंभिक मुख्यालय कोलकाता और बाद में इसका मुख्यालय शिफ्ट करके वर्ष 1937 में मुंबई कर दिया जाता है। देन द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 29 हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 29 आइए देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? पूंजीवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या इनमें से कोई नहीं? भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, यानी मिश्रित, यानी पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का जो है एक मिला जुला रूप है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसके जनक हो जाते हैं कीन्स। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक हैं एडम स्मिथ, समाजवादी के जनक हैं आपके कार्ल मार्क्स और मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक हैं जे एम कीन्स। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। एक बार सभी लोग भैया वीडियो को शेयर जरूर कर दें। एक बार सारे लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए। हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे आपको दिया हुआ है, नीचे आप जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उसमें टेलीग्राम का लिंक है, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि पीडीएफ आपको डेली डिफरेंट जो भी पीडीएफ्स हैं हमारे ग्रुप की, तो वहाँ पर आपको मिलती रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। एक बार सारे लोगों को इसका लिंक अपने जितने भी स्टडी ग्रुप्स हैं आपके, जितना भी स्टडी सर्कल है, वहाँ पर इसका जो लिंक है वो जरूर भेज दें। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 हो जाता है आपका, भारत में राष्ट्रीय आय का मापन किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा, संसद के द्वारा, सीएसओ के द्वारा या एनएमआरसी के द्वारा? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी से राइट आंसर कमेंट कर दो। वित्त मंत्रालय के द्वारा, संसद द्वारा, सीएसओ द्वारा या एनएमआरसी द्वारा? तो इसका राइट आंसर सभी लोगों को पता है, सीएसओ द्वारा। सीएसओ की स्थापना कब है? 1951 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हो जाता है और सीएसओ का काम क्या है? राष्ट्रीय आय का मापन करना। ठीक है, तो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 31। वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है?
26, 29, 30 या 28? बहुत ही आसान प्रश्न हो गया कि वर्तमान में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है, तो ये बहुत ही आसान प्रश्न हो गया। तो जल्दी से राइट आंसर कमेंट करें कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, यानी 28 स्टेट एंड आल्सो 8 यूनियन टेरिटरी। तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में भारत में है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो गया डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो भाग 1 है वहाँ पर संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2 भाग ऑप्शन नंबर बी भाग 2 आर्टिकल 5 से 11। भाग 1 में आर्टिकल 1 से 4, भाग 2 में आर्टिकल 5 से 11, भाग 3 आर्टिकल आपका 12 से 35 और फिर भाग 4 में हो जाता है 35 से 50। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 35 से 51 हो जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका 33। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो बालकों का नियोजन नहीं किया जाएगा कारखानों में, इसका प्रतिषेध कौन करता है? कौन सा अनुच्छेद है? तो आर्टिकल 21, 22, 23, 24 4 आर्टिकल दिया हुआ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 कहता है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर रोक है। ठीक है, तो आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 बलात् श्रम को जो है प्रतिबंधित करता है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम को प्रतिबंधित करता है। 22 कुछ विशेष दशाओं में गिरफ्तारी पर रोक लगाता है, जबकि आर्टिकल 21 जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 26। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद में आपकी ग्राम पंचायतों का गठन किया गया है? अनुच्छेद 44 है, 48 है, 40 या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो फटाफट राइट आंसर कमेंट करें। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। 44 में समान नागरिक संहिता की बात है, जबकि आर्टिकल 48 आपको दुधारू पशुओं के वध का निषेध करता है। ठीक है, तो पशु बलि का निषेध करता है बेसिकली आर्टिकल 48। तो इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन नंबर सी, यानी आर्टिकल 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशफाक उल्ला खान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो आपको पता ही है कि इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी गोरखपुर। ठीक है, तो गोरखपुर में ऐसा किया गया है। पूर्वांचल का यह पहला प्राणी उद्यान है और जो है पूरे उत्तर प्रदेश का यह तीसरा चिड़ियाघर है, ये आपको ध्यान में रखना है। अशफाक उल्ला खान महान स्वतंत्रता सेनानी थे और जो है उनके उद्घाटन किया गया है, उनके नाम पर जो है इस प्राणी उद्यान का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो जाते हैं योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अमेरिका और भारत के बीच संपन्न हुए वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का आयोजन किस राज्य में किया गया, ये बताना है आपको। गुजरात है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है और उड़ीसा है। तो वज्र प्रहार का कहां पर किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। तो वज्र प्रहार जो है वो भारत और अमेरिका के बीच होने वाली एक सैन्य एक्सरसाइज है। तो जो हिमाचल प्रदेश जिला का चंबा जिला है उसमें बकलोह नाम की जगह है, वहां पर जो है ये सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 39। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, यानी वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक
2021 में भारत का स्थान है 140, 94, 139, 112। फटाफट राइट आंसर कमेंट करें कि इसका सही जवाब क्या है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका जो है इस प्रश्न का, यानी 140, 94, 139, 112 में से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 140, ठीक है। तो कुल 156 देशों की रैंकिंग जारी की गई थी और उसमें से जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, यानी 140। अच्छा, ये रिपोर्ट आपकी जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी रिपोर्ट है। तो यहाँ पर यदि हम और भारत के पड़ोसी देशों की बात कर लें तो बांग्लादेश 65वें पर, नेपाल 106वें पर, श्रीलंका 116वां, 130वां है भूटान, जबकि पाकिस्तान 153वें नंबर पर है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, यानी 140। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न है, क्या है? ओडिशा राज्य सरकार के द्वारा महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? प्रश्न एक बार फिर से, ओडिशा राज्य सरकार द्वारा महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। राज्य का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? सिमलीपाल, नंदनकानन, भीतरकनिका या करलापट, ठीक है। तो जल्दी से राइट आंसर बताएं कि जो उड़ीसा में दो बायोस्फीयर हो गए, एक महेंद्रगिरी, पहला कौन सा है? तो पहला कौन सा हो जाता है? वन ऑफ द फेमस बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ उड़ीसा, सिमलीपाल। कौन सा हो जाता है? सिमलीपाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के हमने इस वीडियो सीरीज में 40 प्रश्न शामिल किए गए थे, जिसमें हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के, करंट अफेयर्स के, साइंस के, सारे सब्जेक्ट के प्रश्न आपके समाहित थे। वो प्रश्न समाहित थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक बार आप सभी लोगों जो है इस वीडियो को शेयर कर दें, और यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक चैनल को शेयर कर दें। और दूसरी बात ये हो जाती है कि ये जो वीडियो सीरीज है आपकी डेली 9 बजे लाइव होती है, डेली 9 बजे। तो ध्यान रखना है कि बार बार लिंक भेजना आप सब तक पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर आप सब खुद ही यहाँ पर लिंक आपको अवेलेबल होता है, वहाँ पर आकर के जो है रात में 9 बजे यानी शाम को 9 बजे आप बेसिकली इस चैनल पर ये वीडियो सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की संख्या को जरूर इंक्रीज करेंगे, लेकिन उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो आप सब लोग एक बार जरूर इसको शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में ये बात जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लग रही है। यदि आप इस टेस्ट सीरीज का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल रीड अपॉन बाय शिवम सर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लेना है। फिर आप जो है इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कल 9 बजे एक नए तरीके के नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, और बेहतर तरीके से यदि आप पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।